अच्छे मतलब ये एक इजी लेवल का आपको टॉपिक मिलेगा। इसमें आपको पढ़ना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन डेली लाइफ में जो आप देखते हैं डिसीज़ के बारे में या जितनी भी, तो उनके बारे में जनरली होने की वजह से आपको इसमें जो ईजीनेस रहेगी वो रहेगी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब कि यहाँ पे आउटले क्या है। जनरली आउटले आपको इस चैप्टर का क्या मिलेगा वो हम इसके बारे में देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले आपको क्या मिलेगा कि डिसीज़ क्या है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इसमें एड्स के बारे में, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो ये मिनिमम 5 टॉपिक्स हैं मेजर जो इसमें आपको करने हैं, और उसके अकम्प्लिशमेंट के बाद ये आपका चैप्टर आपका कंबाइंड क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बाइंड अप भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिसीज से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो टॉपिक है, चैप्टर है, इसका क्या वर्ड है, क्या मीनिंग है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज यानी हमारी हेल्थ कैसी है, हेल्थ के बारे में, और डिसीज क्या है उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे कि हम डेली में देखते हैं ह्यूमन हेल्थ, हेल्थ क्या है, हेल्दी और डिसीज फ्री होना, ये दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं अपने आप में, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व हैं अगर, ठीक है, और हम अपनी बॉडी की बात करते हैं अगर, तो बीइंग हेल्दी इज़ नॉट डिसीज फ्री। हम ये नहीं कहेंगे कि डिसीज फ्री अगर हम हैं तो हम हेल्दी हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जरूरी नहीं है कि दोनों ही हों। यानी अगर हम कह रहे हैं डिसीज़ में क्या आती है, कोई भी डायबिटीज़ आती है, कैंसर आता है, कि अगर हमें डिसीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। तो हेल्दी में क्या आ जाता है, हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी के बारे में हम बात करते हैं। तो हेल्थ क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो फिजिकल में क्या आ जाता है, फिजिकल स्टेट हमारी बॉडी की, यानी हमारे कहीं पेन नहीं है, हमारे जितने भी आपके हैंड्स हैं, लेग्स हैं, बॉडी है, कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई पेन नहीं है, अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन है बॉडी का, केमिकली अगर हम देखते हैं सभी चीज़ों का अगर बैलेंस बना हुआ है तब आप उसको फिजिकल स्टेट में ले रहे हैं। मेंटल में क्या आ जाता है कि हम बिल्कुल मेंटली हेल्दी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, ग्रुप में अगर हम बैठ रहे हैं तो हमारा हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, हम खुद को डिप्रेस नहीं फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील नहीं कर रहे हैं, तो वो मेंटल हेल्थ है हमारी। ठीक, और सोशल वेलबींग का मतलब क्या है कि अगर हम कुछ सोशली बैठे हैं, कुछ पर्सन्स के साथ बैठे हैं, 2 और 3 पर्सन और 4 पर्सन आर देयर विद अस, तो उनके साथ हमारा बिहेवियर, ये नहीं है कि हम उठ के किसी को भी कहीं पे भी मार दें, तो वो हमारा सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं है। यानी तीनों स्टेट में पूरी बॉडी का हेल्दी रहना, उसी को हम हेल्थ कहेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, हेल्थ होता है। ठीक है, जैसे हम अगर हेल्दी नहीं है तो उसमें क्या आता है, हमारा सबसे बड़ा आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, यानी कोई भी डिसीज़ को हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, हमारे अंदर नहीं थी वो, हमारे पेरेंट्स से जीन्स, डीएनए के थ्रू ट्रांसमिशन चला है फ्रॉम वन पेरेंट जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग्स, उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं। उस केस में भी हम क्या नहीं है, हेल्दी नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट हो जाता है इन्फेक्शन होना, यानी अगर हम एक क्लास में बैठे हैं तो क्लास में क्या एक पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें से किसी भी पर्सन को कफिंग है, स्नीजिंग है, तो उससे उसका स्प्रेड होना बाकी पर्सन्स को, तो वो इन्फेक्शन हो गया। किसी के भी थ्रू हो सकता है इन्फेक्शन यहाँ पे, यानी आपने अगर हेल्दी फूड नहीं लिया है, कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड वाटर है, अनकवर्ड फूड है, तो उसके थ्रू हमें इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अवर लाइफस्टाइल। इसका हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हमारा रूटीन कैसा है, स्लीपिंग हैबिटेट्स, ईटिंग हैबिटेट्स, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड्स अगर ले रहे हैं तो हमारा लाइफ स्टाइल ख़राब है, वहाँ हम हेल्दी नहीं कहलाएंगे। हमने जंक फूड ज़्यादा लिया, वाइटामिन्स नहीं लिए, प्रोटीन्स नहीं लिया, हमें दाल रोटी ये सब पसंद नहीं है, हमें सिर्फ जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा पे ही हम डिपेंडेबल हैं, तब वहाँ हमारा लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से हम हेल्दी नहीं हैं। तो इन
से, किसी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी मेजर डिसीज की वजह से कोई भी आपके ऑर्गन का, लीवर का, लंग्स का, किडनीज का इफेक्टेड होना, तब आप उसको क्या कहेंगे कि आपको डिसीज है। ओके, तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो हमारी डिसीज होती हैं, हम इनके बारे में जब डिस्कस करते हैं तो दीज आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो इन्फेक्शियस डिसीज क्या है? जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल जाती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, कफ है, ठीक है, या जो भी कम्युनिकेशन से फैलती हैं, हम उन्हें इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में क्या जाती है, जैसे कैंसर है, वो एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलता है, यानी जो एक दूसरे के कम्युनिकेशन से स्प्रेड नहीं होता है, तब आप उसको नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में काउंट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, एक टर्म है पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? जितने भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिसीज हो सकती है, उनको आप पैथोजन कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी वेक्टर क्या होता है जो ट्रांसमिशन करा रहा है, ठीक है, डिसीज को ट्रांसमिशन करा रहा है, यानी वो वेक्टर एक पैथोजन है जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए, जिसकी वजह से वो डिसीज हमारे अंदर आई, आप उसको पैथोजन कहेंगे। तो हम यहाँ 5 टाइप्स की डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं। जनरली आप सभी ने देखा है, बैक्टीरियल डिसीज सबने सुनी है, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के बारे में हम सब ने सुना है, ठीक। फिर हमने एक हेलमिन्थ्स के बारे में, हेलमिन्थ्स के बारे में अब आपने सुना तो है, लेकिन आपने इसको इस टेक्निकल टर्म के थ्रू नहीं सुना। जनरली बच्चे हम जब थे छोटे छोटे, या अब हमारे बच्चे होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, हैंड वॉश कीजिए, फिर फूड इनटेक कीजिए, ठीक है। तब उस टाइम पे क्या है, हम उनकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्यों कह रहे हैं कि अगर आप हाथ धोकर नहीं खाएंगे तो आपके पेट में कीड़े हो जाएंगे। तो वो क्या है कि जो बैक्टीरिया है या कोई भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जब बच्चा खेलने गया था, ठीक है, उसने हम मिट्टी, बच्चे एक दूसरे को टच करते हैं, कोई भी कितना भी डर्टी एरिया टच किया, आते उन्होंने अगर फूड इनटेक कर लिया, तो वो सब उसके अंदर गया और उसको उससे क्या हो सकती है, डिसीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप पे क्या है, तो वो हेलमिन्थ्स के थ्रू डिसीज होती है, ठीक है, यानी पेट में कीड़े हो जाना। ये हमने कॉमन लैंग्वेज में जो पढ़ा था, वही क्या होते हैं, हमारे हेलमिन्थ्स कहलाते हैं, ठीक। अब हम किसकी बात करते हैं, बैक्टीरियल डिसीज होती है, वायरल डिसीज होती है, वायरस के थ्रू होती है, फिर हमारी प्रोटोजोन, हेलमिन्थ्स और फंगल। ये हमारी जनरली 5 टाइप की डिसीज होती हैं, जिनके बारे में हमारा डिस्कशन चलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीजेस में हमारा क्या आ जाएगा, टाइफाइड आ जाएगा और निमोनिया आ जाएगा। तो टाइफाइड और निमोनिया आ गया हमारा। टाइफाइड के बारे में देखिए, टाइफाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अभी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं आपको कुछ डिसीजेस समझा देती हूँ। बैक्टीरियल में आपकी टाइफाइड और निमोनिया आ जाती है, वायरल में आपकी कॉमन कोल्ड आ जाता है, प्रोटोजोन में मलेरिया, हेलमिन्थ्स में फिलारियासिस, एस्केरियासिस एंड फंगल इन्फेक्शन आपका आ जाता है, जिससे कि आपको क्या होना, डैंड्रफ होना, ठीक है, आपके नेल्स में होना या स्किन इन्फेक्शन होना, ये सब आपका फंगल इन्फेक्शन है, जो आज के टाइम में, आजकल जिस रेनी सीजन चल रहा है, तब बहुत ज़्यादा इसका क्या रहता है, बहुत डर रहता है, ठीक है। तो अब हम अपने डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स टाइफाइड। आई विल एक्सप्लेन यू हियर अबाउट टाइफाइड नाउ, ठीक। तो हमारा बेटा जो हमारा डिस्कशन शुरू होता है डिसीजेस की तरफ चलते हुए, वो सबसे पहले क्या जाता है, टाइफाइड, ठीक। अब ये जो टाइफाइड है, ये क्या है, सल्मोनेला टाइफी से होती है, सल्मोनेला टाइफी। साइंटिफिक नेम है, ठीक। हमने क्या किया है, जीनस और स्पीसीज में लिखा है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। ये सभी साइंटिफिक नेम्स लिखने के तरीके हैं, और जीनस और स्पीसीज को हम अलग अलग तरीके से अंडरलाइन करते हैं, ठीक। तो ये हमारा किसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन, टाइफाइड के बारे में। तो ये क्या है, सल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक। और इसका इन्फेक्शन जो हमारा होता है, वो कहाँ पर होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को ये इफेक्ट करता है। इसको इफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो यहाँ देखेंगे कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया था, उसने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, ठीक। अब इसकी एंट्री जो हुई
जानते हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अब अगर वो टाइफाइड है अगर उस पर्सन को, तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, परफोरेशंस आ जाते हैं, छेद हो जाते हैं एक तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑब्वियसली क्या होगा, फूड डाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। जैसे ही फूड डाइजेशन का, अब यहाँ एक चीज़ समझेंगे आप, जैसे ही अगर इस तरीके की बिल्कुल एंड स्टेज पहुँच जाती है तब इट में लीड टू डेथ ऑल्सो। ठीक है, अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसका फूड निकला, अनएब्जॉर्ब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, फाइनली क्या होगा, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स फीसेस की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। अब जब वो फीसेस जो टाइफाइड वाले पर्सन के थे आगे जाएंगे, उसके ऊपर मक्खी मच्छर सारे जितने भी आपके हाउस फ्लाई वगैरह हैं वो बैठेंगे, वो इन्फेक्शन अपने साथ कैरी कर लेंगे। आपका अनकवर्ड फूड था या वाटर था वो उसके ऊपर आके बैठे और उन्होंने वो सारे बैक्टीरिया वहाँ छोड़ दिए और वो इन्फेक्शन आपको हो गया और आपको क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, टाइफाइड की बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में जब आप रीड करेंगे आपको मैरी मेलन के बारे में भी वहाँ मिलेगा। वो एक लेडी थी, वो कुक थी, तो सबसे पहले वहाँ उन्हें मिला हमें टाइफाइड कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, वहाँ से उनको दिखे हमें कि यहाँ पर क्या है, वो जो फूड आगे दे रही थी उन सभी को टाइफाइड हो गया। तब पता चला मतलब एक टाइफाइड डिसीज़ होती है जो फीसेस वगैरह से होती है। तो इसी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइफाइड का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसका नाम है वायरल टेस्ट। ठीक, तो इस कंफर्मेटरी टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि आइदर दिस पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम टाइफाइड और नॉट। ठीक है, तो अब टाइफाइड कैसे हुआ है या नहीं है, तो इसके कुछ हमें क्या जानने होंगे, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी पहचानना, जानना कि वो बीमारी हुई है या नहीं हुई है, या उसकी क्या क्या पहचान है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का हाई फीवर अगर हो रहा है तब हम उसका फर्स्ट सिम्टम लेते हैं, किसका है कि वो टाइफाइड का फर्स्ट सिम्टम है। ठीक, तो सबसे पहला सिम्टम क्या आ गया, आपका फीवर आ गया। फिर आपको क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, जो आपने फूड इनटेक किया है उसका डाइजेस्ट ना होना, बार बार लूज मोशन टाइप होना। ठीक है, वो हो गया कॉन्स्टिपेशन। फिर आपका हेडेक, वीकनेस, ये सब इसमें आ जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, हंगर फील नहीं होगा आपको, तब वो किसके सिम्टम में आ गए, ये सारे टाइफाइड के आपके सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टाइफाइड के बारे में। पूरे टाइफाइड का जो हमने डिस्कशन किया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, हेडेक होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, हाई फीवर होना, ये सभी क्या थे, इसके सिम्टम्स थे। नाउ वी आर फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स निमोनिया। निमोनिया के बारे में हम सबने सबसे ज़्यादा सुना है, बहुत ही कॉमन डिसीज है निमोनिया के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब। ठीक, तो निमोनिया जो होता है बेटा, ये आपका होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियासिस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक, ये इसके लिए आपका डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, या ये आपका हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से भी होता है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे लिए डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये आपके निमोनिया कराते हैं। ठीक, तो ये आपका निमोनिया के बारे में था, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। अब आप ध्यान से समझेंगे, ये आपकी कहाँ होती है निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिसीज है ये, एल्वियोली और लंग्स को इफेक्ट करेगी। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हैं ये हमारे कहाँ पहुँच जाएंगे, एल्वियोलीज, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलीज होते हैं वो जानते हैं ना, जैसे हमारे पूरे रेस्पिरेटरी पासेज आया, ये हमारा किस में चले गए, तो हमारे इधर लंग्स आ जाते हैं, यहाँ पहुँच के इसमें ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स की ब्रोंकाई बन गए, और आगे जो आपके क्या होते हैं ग्लोबुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनको आप एल्वियोली कहते हैं।
वाटर भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है एयर की जगह, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गया, तो ये हमारी क्या होती है, निमोनिया होता है। इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं बेटा, आपको जो यहाँ सिम्टम्स मिलेंगे उसमें आ जाता है आपका चिल्स, ठंड चढ़ना, कांपना, कपकपी चढ़ना, चिल्स होना, फीवर होना, ठीक, तो ये आपके इस तरीके हेडेक होना, ये इस तरीके के सिम्टम्स हैं जो आपको निमोनिया में मिलेंगे। अब आपके इसमें क्या होता है, जो आपके नेल्स हैं ग्रेइश कलर के हैं वो आपके ब्लू कलर में टर्न होने लगते हैं, वो भी इसका एक यूनिक सिम्टम है, निमोनिया का एक यूनिक सिम्टम ये आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ये आपको किसके बारे में था, निमोनिया के बारे में था। ये फैलता कैसे है, किसी अफेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन से यूटेंसिल्स शेयर कर लिए आपने, हैंड शेकिंग करी, ठीक है, अभी उसने छींका ही था जस्ट, तो उसके हाथ क्या थे, बहुत ज़्यादा जर्म्स वाले थे, अब उसने वो हैंड शेकिंग आपसे की तो वो सारा ट्रांसमिशन आपको हो गया, तो इस तरीके से आपका क्या ट्रांसमिशन होता है, निमोनिया का ट्रांसमिशन होता है। अब थर्ड डिसीज के बारे में हम बात करते हैं, जो आती है आपकी क्या, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज वेरी कॉमन, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में कोरोना टाइम पीरियड है, कॉमन कोल्ड कॉमन नहीं रह गया है, अब उसके बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट भी दिख रहे हैं आपको। कॉमन कोल्ड होने के बाद आप क्वारंटाइन में भी जा सकते हैं, ठीक है, अभी कॉमन नहीं रह गया है, तो वी कांट टेक इट लाइटली नाउ। कॉमन कोल्ड के भी दिन बदल गए हैं, हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है, पहले हम उसको इग्नोर कर देते थे। देखिए चलिए, तो हम आगे चलते हैं किसके ऊपर, कॉमन कोल्ड के ऊपर। कॉमन कोल्ड जो होता है ये आपकी वायरल डिसीज है, राइनो वायरस से आपको कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड किससे हो रहा है, राइनो वायरस से हो रहा है। तो राइनो वायरस क्या होता है एक्चुअली, देखिए जो कॉमन कोल्ड है ये हमारे नेजल पासेज यानी नोज और हमारे रेस्पिरेटरी पासेज को तो इफेक्ट करेगा, लेकिन इसका इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं जाता, इसलिए ये क्या है, जल्दी से ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये डिसीज हमारी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, लॉन्ग ड्यूरेशन डिसीज नहीं है, कुछ विदिन 3 to 7 days हम इससे वापस ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या रहता है, नजल कंजेशन हो जाता है, नाक ब्लॉक हो गई है, किसी फ्रेंड को फोन भी करोगे तो उसकी आवाज़ से ही पता चल जाएगा, उसको कोल्ड है, अगर पूछेंगे हम कोल्ड हो रहा है, क्योंकि क्या होता है हमारी जो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग है, ये हमारी ईटिंग हैबिटेट्स और हमारी वॉइस दोनों को ही इफेक्ट करती है, ठीक है। कोल्ड में किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है, तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कोल्ड नहीं होना चाहिए, बस यहाँ टेस्ट आना खत्म हो जाता है, चीज़ों को खाने का वैसे ही मन नहीं कर रहा होता, जब बीमार होते हैं टेस्ट नहीं आता तो और ज़्यादा मन नहीं करता, ऐसा मन करता है कि बस कुछ नहीं खाना, लेकिन उस टाइम पे और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है जब हम बीमार हो जाते हैं, और उसी टाइम पे हमारा टेस्ट बड्स जो होते हैं वो वर्क करना, प्रॉपर वर्क करना कम कर देते हैं। तो अब आप देखिए हमारा नेजल पासेज का इफेक्ट हुआ, ठीक है, और हमारा क्या रहेगा, रनिंग नोज, बार बार पूछते रहेंगे हम, हैंकी हमारे साथ रहेगा, तो इस तरीके के सिम्टम्स हमारे किस में रहते हैं, कॉमन कोल्ड में रहते हैं, ठीक। 3 से 7 days तक ये हमारा लास्ट होता है, और आप सभी जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या, हेडेक, टायर्डनेस होना, बॉडी पेन होना, रनिंग नोज, तो ये सभी आपके कॉमन कोल्ड के आपको सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा किसके बारे में था, कॉमन कोल्ड के बारे में। अब हम आते हैं हमारी आगे की डिसीज क्या है, पैरासिटिक प्रोटोजोन डिसीज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अमीबियासिस, ठीक है। जो हमारी अमीबियासिस डिसीज है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है, अमीबा क्या है, पैरासाइट किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है, जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, स्टमक से फूड गया, ईसोफेगस से फूड पाइप से किसमें गया, हमारे स्टमक में, यहाँ से वो पहुँचता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ
इंटेस्टाइन उसको वापस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी बॉडी से जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको एलिमिनेट नहीं होने देती। तो वो उसको इन्फेक्ट कर रहा है। अमीबा कहाँ होता है अब ये? अब जैसे हम बात कर रहे हैं, बच्चे जनरली बाहर गए खेलने, मिट्टी में खेल रहे हैं, वहाँ उन्होंने बॉल भी उठाई, बैट भी उठाया, नीचे भी बैठ गए। अब हो सकता है वहाँ एग्स थे या कुछ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जम्स थे ना बहुत सारे, वो बच्चों के अंदर चले गए। अब उसने क्या करा, जैसे हाउस फ्लाई है या फिर वो अमीबियासिस वाले फीकल मटेरियल पे बैठ के आपके खाने पे आके बैठ गई, तब आपको क्या हो जाएगी, अमीबियासिस डिसीज हो जाएगी। और यहाँ क्या है, आपके सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रहा है तो इसलिए एब्डोमिनल पेन होना तो लाजमी है, पेट में दर्द हो गई होगा, क्रैम्प्स आएंगे, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक है। हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग हो जाए आपके इंटेस्टाइन में, आपको क्या करना होगा, बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। तो इस तरीके की कॉन्स्टिपेशन होना, एब्डोमिनल पेन होना, ये सभी अमीबियासिस के सिम्टम्स होते हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारी डिसीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में आपके सिम्टम्स के ऊपर या क्योरिंग किससे हो रहा है, एजेंट क्या है, उसके ऊपर, इन सभी के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो बहुत ध्यान से टॉपिक समझिए, सारी डिसीज़ के बारे में अलग अलग लर्न करिए, डेली बेसिस पे रिवीजन करिए। सभी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी रीड करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन पूरी एनसीईआरटी रीड करिए। पूरा एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाएगा बोर्ड का एग्जाम। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार उसको रीड करना है। मेरे वॉइस नोट्स, वीडियोस जितने भी आपको मैंने रिटन नोट्स, सब चीज़ें प्रोवाइड की हैं, सभी को ध्यान से फोकस करके देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार सुनते रहिए। ये तो आपको बहुत अच्छा चांस मिल रहा है। अभी तक तो सिर्फ आपने जो क्लास में सुना वो वहीं पे भूल गए, लेकिन अब आप इसको बार बार सुन सकते हो, ठीक है। बार बार आप एज इट इज क्लास में बैठ के उसको रिवाइज कर सकते हो बाय वॉचिंग वीडियोज़ एंड बाय लिसनिंग ऑडियोज़, ओके। तो वर्क हार्ड, वी आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू, यू हैव टू गिव अस रिजल्ट। सभी बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए अब आगे आते हैं किस पे, अब हमारी अमीबियासिस के बाद आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज, मलेरिया। पूरा चार्ट आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है मलेरिया के ऊपर, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से समझनी है, मलेरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। इसको किसकी जरूरत होती है, 2 होस्ट की जरूरत होती है, एक ह्यूमन होस्ट की और एक मॉस्किटो की, ठीक है। हमारे पास एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, एनोफिलीज के मेल्स होते हैं, वो तो प्लांट सैक सक करते हैं, प्लांट जूस, लेकिन जो इनकी फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनके पास ब्लड सकिंग ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये जो इनके ब्लड सकिंग ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स के पास, इनका क्या रोल है, ब्लड सकिंग ऑर्गन्स ह्यूमन की बॉडी के ऊपर जैसे ही फीमेल एनोफिलस बैठेगी उसकी बॉडी से वो ब्लड सक कर लेंगे, ठीक है, उनको फूड मिल जाएगा। बदले में क्या होता है कि जब ये किसी मलेरियल वाले ह्यूमन पे बैठ के उसका ब्लड सक करके आई थी, वहाँ से जो मलेरियल पैरासाइट्स लाई थी वो हेल्दी बॉडी में भी इंसर्ट कर देगी जब उसका ब्लड सक करेगी, ठीक है। तो यहाँ अब आप ध्यान से समझेंगे कि इसके 2 होस्ट हैं मलेरिया के, कितने होस्ट हैं, 2 होस्ट, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, ठीक है, इनके बारे में आप और प्लाज्मोडियम मलेरिया,
ह्यूमन बींग्स के अंदर मलेरिया की असेक्सुअल स्टेज चलेगी और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल स्टेज चलेगी। ठीक है, जो असेक्सुअल स्टेज होती है यहाँ बनते हैं स्पोरोजोइट्स। और आपकी जो सेक्सुअल स्टेज चलती है यहाँ आपको क्या मिलेंगे, गैमेटोसाइट। क्या मिलेंगे, गैमेटोसाइट, सेक्सुअल स्टेज। तो स्पोरोजोइट्स के फॉर्मेशन को स्पोरोगोनी कहते हैं। ठीक है, और गैमेटोसाइट के फॉर्मेशन को गैमोगोनी कहते हैं। गैमोगोनी, स्पोरोगोनी और गैमोगोनी, ये दो प्रोसेस हैं। कैसे होते हैं ध्यान से देखेंगे। एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, ठीक, उसने क्या किया, किसी मलेरिया वाले पेशेंट को बाइट किया, उसकी बॉडी से ब्लड सक किया, हेल्दी बॉडी पे बाइट किया, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, वो सारे मलेरिया के उसने पैरासाइट्स उसके अंदर इंसर्ट कर दिए। अब क्या होगा, जैसे ही मलेरिया की जितने भी सेल्स थी इन्फेक्टेड वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर गई, वहाँ इसने क्या कर दिया, इट स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवीजन शुरू हुआ, तेजी से बढ़ती गई। कहाँ पहुँच गई बढ़ते बढ़ते, लीवर में। लीवर में पहुँची, लीवर में बढ़ रही है, डिवीजन चल रहा है, इन्होंने लीवर सेल्स को बर्स्ट कर दिया। वहाँ से बर्स्ट आउट होती इन सब ने इतनी सारी क्वांटिटी में आई और हमारी आरबीसीज पे अटैक किया। ठीक है, और अब वो क्या हो गई, स्पोरोगोनी। ठीक, स्पोरोजोइट्स बन गए आरबीसीज। अब वो जो रप्चर्ड हुई आरबीसी उसमें से स्पोरोजोइट्स निकले। अब जैसे ही उसको ब्लड को सक करा किसी फीमेल एनोफिलस ने, वो स्पोरोजोइट्स असेक्सुअल फॉर्म वाले उसकी बॉडी में चले गए। अब उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब उसकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल फॉर्म होनी है। ठीक है, माइक्रोगैमी और मैक्रोगैमी दो गैमेट्स बन जाएंगे, उनका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। फाइनली क्या बन जाएंगे, गैमेटोसाइट्स। गैमोगोनी बनने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका हो जाएगा और क्या हो जाएगी, जो उसकी सिलेवरी ग्लैंड्स थी उसमें आगे के प्रोजेनीज पहुंच जाएंगे, लाल ग्रंथि उसकी। अब वो सिलेवरी ग्लैंड से जब उन हेल्दी पर्सन पे बाइट करेगी फिर से उसके अंदर इंसर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये पूरी एक साइकिल चलती रहेगी जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की मलेरिया में